तो चलिए जी, जो हमारी आईएसएस की पीवाईक्यू की सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है पेपर 1 की, और हमारा ईयर है 2020, ठीक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं बिल्कुल अपलोड कर चुका हूँ सारे सॉल्यूशंस। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों? वेरी इजी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? इफ ordered sample of size r are drawn from a population of n elements, then there are this much of sample without replacement. तो जो सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। और कैसे सैंपल्स हैं? ऑर्डर्ड सैंपल। बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है तो इजीली हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, इसमें से आप n को चूज करना चाहते हो, तो दो तरीके से चूज किए जा सकते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट करोगे तो नंबर ऑफ सैंपल्स n टू द पावर r बनेंगे, ठीक। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करोगे तो NCR नंबर ऑफ सैंपल्स आपके बनते हैं, ठीक। तो यहां पे जो दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो NCR आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे। बट यहां पे एक टर्म और दी है, ऑर्डर्ड सैंपल्स आपको बनाने हैं। बच्चों एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एक सैंपल है जिसमें R एलिमेंट्स है, तो उस एक सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग R फैक्टोरियल ऑर्डर्ड सैंपल बनते हैं। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर इतने सैंपल्स आपके पास है विद रिप्लेसमेंट, जो कि अनऑर्डर्ड सैंपल है, अगर आपको ऑर्डर्ड सैंपल काउंट करने होंगे तो कंफर्म आपको इनटू R फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि इतने तो टोटल सैंपल बने। हर एक सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग अपने साइज के फैक्टोरियल का जो नंबर होता है वो इतने ऑर्डर्ड सैंपल बनते हैं। तो कैसे बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू बनेगी वो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर बनेगी, जो कि बिल्कुल इसी के बराबर लिखा हुआ है जो आपका वैल्यू दिया है, ठीक। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? If n distinguishable balls are to be randomly placed in n cells, n बॉल है आपके पास और उनको प्लेस करना है n cells के अंदर, then the probability that each cell will occupy is 1। मतलब जो एक सेल है उसके अंदर एक बॉल कंटेन होनी चाहिए, है ना। n balls are to be randomly placed in n cells, then the probability that each cell will be occupied is 1, ठीक। तो अगर हम देखें इसका फॉर्मूलेशन, n बॉल्स को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट कराना है n सेल्स के ऊपर, तो टोटल कितने में हो सकते हैं? n टू द पावर n। अब वो कह रहा है कि एक बॉल एक सेल के अंदर जानी चाहिए, तो पहली बॉल के पास जो केसेस होंगे, फेवरेबल केसेस होंगे, चांसेस होंगे सेल्स में जाने के लिए, वो n चांसेस होंगे। अब जब पहली बॉल एक सेल में चली जाएगी तो n-1 जो सेल्स हैं सिर्फ वो बचेंगी खाली, तो अगली बॉल के पास जो चांस होगा वो एक कम होगा, उससे अगली बॉल के पास एक और कम होगा, अप टू डॉट डॉट, लास्ट वाली बॉल के पास सिर्फ एक चांस होगा। तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल, ठीक। और रूल कहता है प्रोबेबिलिटी का कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें इस बात की प्रोबेबिलिटी कि n बॉल n सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, मतलब एक सेल में एक ही बॉल जाएगी, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n। जबकि वो कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो 1 तो होगी नहीं। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ पहले वाला ऑप्शन ही करेक्ट मुझे इसमें लग रहा है, ठीक है बेटा। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम।
क्या कह रहा है? ए डाई इज लोडेड इन सच ए वे दैट the odd number is twice as likely to occur as each even number. मतलब probability of odd number is equal to 2 times probability of even number. ये मुझे दिया गया है ना? A die is loaded in such a way that each odd number is twice as likely to occur as each even number. ठीक है? A be the event that the number rolled is greater than 3. A कोई इवेंट है मेरे पास, क्या इवेंट है? ग्रेटर देन 3, मतलब 4, 5 और 6. ठीक है बच्चों. B क्या इवेंट है मेरे पास? B be the event that the number of rolled is perfect square. तो perfect square या तो 1 है या तो 4 है. चलिए ये भी हो गया. Then which of the following result are correct? तो दो ऑप्शन दिए हैं. सबसे पहले एक बार प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं. ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. सिंपल है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है. टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए. 3 बार ओड नंबर आएगा और 3 बार इवन नंबर आएगा. इसका मतलब 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आएगा. अब ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है दिस वन, तो 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 1. इसका मतलब किसी भी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/9. ठीक है. तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 2/9. तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली कि जितना भी हमारा है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारा बनेगा 1/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर हमारा बनेगा 2/9 अकॉर्डिंग टू रूल. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू 1/3 है या नहीं. चलिए देखते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b is equal to probability of 1 plus probability of 4. ठीक है. अब 1 ओड है और 4 जो है वो इवन नंबर है, और ओड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/9, इवन आने की 1/9 विच इज इक्वल टू 1/3. इसका मतलब मेरे बच्चों पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया है. चलिए अब क्या कॉन्सेप्ट है? अब उसको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ b given a चाहिए. Now this is probability of b intersection with a divided by probability of a. चलिए, this is probability of b intersection with a के अंदर सिर्फ एलिमेंट है 4 divided by probability of a, यानी कि probability of 4, 5 और 6 ऐसा लिखा हुआ. चलिए कोई बात नहीं. probability of 4 एक इवन नंबर है तो 1/9 हो गया probability. Now divided by this is what? 1/9 plus 2/9 plus again 1/9. So 1/9 divided by 4/9 which is equal to 1/4. ठीक है. और दिया क्या है? इसमें दिया है 1/2. इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन. बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन. थोड़ा सा आपको बस फॉर्मेशन करना आना चाहिए क्वेश्चंस का. इतना फॉर्मेशन भी बच्चों अगर नहीं करोगे तो आप आईएसएस या कोई भी एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इफ px is equal to k into p to the power x where p lies between 0 to 1 and x will take value even number 0, 2, 4, 6 up to so on, then what is the value of k for which px is probability mass function? बहुत सिंपल है मेरे बच्चों. सबसे पहले तो k की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि मास फंक्शन है. ठीक है. दूसरा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होनी चाहिए. बहुत सिंपल है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 के बराबर होगी तो इसका मतलब है कि P0 प्लस P2 प्लस P4 प्लस P6 प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू 1.
अब प्रोबेबिलिटी सिनेरियो दिया क्या है, k इंटू पी टू द पावर x। तो अगर वैल्यू डालूं, k को कॉमन ले सकता हूं इसमें से, p0 का मतलब है 1 प्लस p2 का मतलब है p स्क्वायर प्लस p4 प्लस p6 प्लस अप टू डॉट डॉट इज इक्वल टू 1। तो k इंटू, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, 1/1 माइनस p स्क्वायर विच इज 1। सोल्व करोगे थोड़ा सा, k की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस p स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसमें कुछ करने के लिए मेरे पास था ही नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x and y are both normally distributed with mean 1 and 2 and standard deviation 3 and 4। चलिए x फॉलो कर रहा है नॉर्मल जिसका मीन है 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, तो वेरिएंस हो जाएगा 9। y फॉलो कर रहा है नॉर्मल को जिसका मीन है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो वेरिएंस हो जाएगा 16। उसने बनाया z इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस वाई। तो सबसे पहले तो x माइनस वाई कन्फर्म फॉलो करेगा नॉर्मल विद माइनस के 1 और 16 प्लस 9 विच इज 25। ठीक, ये रूल सबको पता है, बहुत सिंपल है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z आर -1 and 5 रेस्पेक्टिवली। मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर z बराबर है x माइनस 1 के, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z बराबर होता है मोड ऑफ z बराबर होता है मीडियन ऑफ z के, जो कि बराबर होगा -1। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ z किसके बराबर है 25 के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होगा 5 के। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वीडियो में। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट z प्लस 1 इज लेस देन 0.5। बच्चों वेरी सिंपल है, z फॉलो कर रहा है नॉर्मल -1 से 25 तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि z प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 5 किसको फॉलो करेगा, तो आप बोलोगे सुधीर सर नॉर्मल 0,1 को। बिल्कुल सिंपल है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का रूल है कि प्रोबेबिलिटी दैट z प्लस 1 बाय 5 इज लेस देन 0 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के 0 के लेफ्ट का जो एरिया होता है वो हाफ होता है, 0 के राइट का भी हाफ होता है, तो मैंने ये कर दिया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो प्रोबेबिलिटी दैट z प्लस 1 इज लेस देन 0 बिल्कुल 0.5 के ही बराबर बनेगा बच्चों। वेरी सिंपल है ना। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या करा है, द डिस्ट्रीब्यूशन पोजेसिंग द लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। ये तो प्योर थ्योरेटिकल है और इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए आईएसएस का प्रिपरेशन, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो जो लैक ऑफ मेमोरी कंडीशंस है वो ज्योमेट्रिक सेटिस्फाई करता है ओनली इन द डिस्क्रीट केस, और एक्सपोनेंशियल सेटिस्फाई करता है इन द कंटिन्यूअस के केस में। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्योरली थ्योरेटिकल था। चलिए खैर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।